गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना जेनेटिक कोड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अ न्यूक्लिक एसिड वॉज कॉपिड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। हमने रेप्लिकेशन के अंदर और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमने क्या देखा था कि जो न्यूक्लिक एसिड एक तरीके से हमारे पास कॉपी हो रहा था जिससे कि दूसरा न्यूक्लिक एसिड बन रहा था। बेसिकली रेप्लिकेशन के अंदर क्या हो रहा था, डीएनए से हमारे पास क्या बना था, वापस से डीएनए। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या हो रहा था, डीएनए से वापस से क्या बनेगा, आज जाके आरएनए। तो इसका मतलब एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड ही तो बन रहा था ना, है ना। तो हमने ये ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन के अंदर देखा था। हैंस दीज प्रोसेस आर इजी टू कंसेप्चुअलाइज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। हमने इन दोनों ही केसेस में देखा था, चाहे वो रेप्लिकेशन हो या फिर ट्रांसक्रिप्शन हो, दोनों के अंदर बेस क्या था, कॉम्प्लीमेंटरिटी। क्योंकि अगर मानो आपके पास यहाँ पे ए है, अगर डीएनए की बात करूँ तो उसके सामने क्या आएगा, थायमिन, राइट। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। मतलब कि जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है, अब देखो हमने ना ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया, रेप्लिकेशन हमने देख लिया, अब हमें क्या करवाना है, हमें ना आरएनए से क्या बनवाना है, प्रोटीन। हम जो रियलिटी में जो चीज़ें चाहते हैं वो क्या है, प्रोटीन। मतलब कि मानो पहले डीएनए बना, डीएनए से देन आरएनए बनेगा। अब मानो जो आपकी बॉडी है ना, जो बॉडी का जो साइज़ है, हाइट है, वो क्या है, प्रोटीन ने बना के दिया है। इसका मतलब एट द एंड हम क्या चाहेंगे, प्रोटीन। तो जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन की, उसके पास एक तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ना, हम ट्रांसफ़र करवाएंगे उसका, ताकि मेरे पास क्या बन गया है, प्रोटीन। अब प्रोटीन किससे बना होता है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। यानी कि हम न्यूक्लियोटाइड से यानी आरएनए से हम क्या बनवाएंगे, अमीनो एसिड्स बनवाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन। अब neither does any complementarity exist between nucleotides and अमीनो एसिड। हम सभी जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं होती, क्योंकि देखो न्यूक्लियोटाइड था, डीएनए से जब दूसरा डीएनए बना था तो उसके बीच में कॉम्प्लीमेंटरिटी थी, जब डीएनए से आरएनए बना तो भी कॉम्प्लीमेंटरिटी थी। लेकिन अमीनो एसिड्स के केस में कोई भी कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं होती और ना ही हम उसका आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, देयर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंसेस तो टू सपोर्ट द नोशन दैट चेंजेस इन न्यूक्लिक एसिड। हमारे पास काफ़ी ऐसे सपोर्ट भी हैं, काफ़ी सारे ऐसे नोशंस भी हैं जो कि अगर मानो न्यूक्लिक एसिड मान लो आप लोगों का चेंज हुआ, ठीक है, अगर जेनेटिक मटेरियल में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए, उसकी वजह से प्रोटीन भी चेंज होगा, क्योंकि अमीनो एसिड्स के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर अगर चेंजेस आए तो हमारे पास जो अमीनो एसिड जो आगे जाके प्रोटीन बनेगा उसके अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, चेंज हमारे अंदर आ जाएगा। दिस लेड टू प्रोपोजिशन of genetic code that could direct the sequence of amino acid during synthesis of protein। तो हमारे पास कुछ ना कुछ हमें एक तरीके से जेनेटिक कोड को प्रपोज करना पड़ा ताकि हम पता लगा सकें कि अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या होने वाला है जो कि आगे जाके क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, इफ़ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वॉज वेरी एक्साइटिंग। हमने बायोकेमिकल नेचर देखा था जेनेटिक मटेरियल का, राइट, डीएनए का, कि किस तरीके से डीएनए के अंदर कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट है, किस तरीके की शुगर है, कैसा फॉस्फेट है। इसी तरीके से हमने आरएनए के अंदर देखा था। ठीक है, वो काफ़ी एक्साइटिंग था। द प्रोपोजिशन एंड डिसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड वर मोस्ट चैलेंजिंग। लेकिन अगर हम जेनेटिक कोड की बात करें, मतलब कि जो आगे जो प्रोटीन बनेगा वो किस किस तरीके से बनेगा, ठीक है, उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स लिंक करेंगे, वो काफ़ी चैलेंजिंग था। Okay, in a true sense it required involvement of scientists from several disciplines। अब इससे क्या हुआ ना, हमारे पास काफ़ी तरीके के एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट हुई साइंटिस्ट की, अलग अलग डिसिप्लिन से, लाइक फिजिसिस्ट थे, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट एंड जेनेटिस्ट थे हमारे पास। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट आए जो थे जॉर्ज गैमो, और यही थे जिन्होंने हमें प्रूफ एक तरीके से हमें प्रपोज कर दिया कि किस तरीके से जेनेटिक कोड हमारे पास काम करेगा। तो सुनो, ये थे फिजिसिस्ट, ठीक है, हु आर्ग्यूड दैट देयर आर ओनली 4 बेसिस। हमने देखा है हमारे डीएनए हो या आरएनए हो, कितने बेसिस होते हैं, 4। डीएनए के अंदर AG, TC,
उसके अंदर क्या होगा, AGUC, राइट। इफ़ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स, अब हमारी बॉडी में टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो कि आगे जाके प्रोटीन बनाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, अगर हमें कोडिंग करनी है 20 अमीनो एसिड्स के लिए तो कॉम्बिनेशन क्या रखें बेसिस का, तो उन्होंने बोला कॉम्बिनेशन रखते 3 का, लाइक AUG, ठीक है, UUU, मतलब 3 तरीके से आपका जो कोडोन बनेगा वही क्या है, आपका जेनेटिक कोड। तो जब DNA से DNA बना तो था रेप्लिकेशन, और जब DNA से RNA बना तो था ट्रांसक्रिप्शन। अब हमें RNA से क्या बनवाना है, प्रोटीन। तो प्रोटीन बनवाने के लिए हमें पहले कोड बनवाना पड़ेगा, और जो कोडोन निकल के आएगा वो होएगा 3 नाइट्रोजनस बेसिस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें ये बोला कि जो कोड बनेगा उसके अंदर 4 बेसिस का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, जिससे कि सारे 20 अमीनो एसिड्स बन सकें, ओके। तो उन्होंने क्या बोला, दिस वॉज वेरी बोल्ड प्रपोजिशन बिकॉज अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 4⁻³ यानी कि 4 × 4 × 4, इससे क्या होगा, 64 कोडोन बनेंगे। अब हमारे पास चीज़ें ज़्यादा बनी हैं लेकिन कम तो नहीं बनी ना, राइट, क्योंकि अगर मैं 4⁻² करती, यानी अगर मैं नाइट्रोजन बेसिस को लेती AGTC 2 के कॉम्बिनेशन में, तो मेरे पास सिर्फ 16 बनते 4⁻² करके, बट मैंने क्या लिया 4⁻3, यानी 3 के कॉम्बिनेशन में मैंने नाइट्रोजन बेसिस लिए, तो कितने कोडोन बने, 64, ओके। अब ये हमारे पास इनमें से कुछ तो ऐसे जो कि काम भी नहीं करेंगे, आगे हम देखेंगे, ठीक है। प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट कोडोन वॉज ट्रिपलेट, अब हमें प्रूफ दिया गया कि कोडोन ट्रिपलेट होता है, ये काफ़ी डॉन्टिंग टास्क था, ठीक है। द केमिकल मेथड डेवलप बाय हरगोबिंद खुराना वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग RNA मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। हमारे पास हरगोबिंद खुराना आए थे जिन्होंने हमें बेसिकली RNA का मॉलिक्यूल जो था उसको बनवा के दिखाया था विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे मार्शल नीरबर्ग, उन्होंने एक सेल फ्री सिस्टम बनाया जिसमें उन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करवा के हमें दिखाई, ठीक है। फिर उन्होंने एक तरीके से हमने एक एंजाइम यूज़ किया, सेवेरियो ओकायो एंजाइम, ठीक है, जिसने हमारे पास RNA की पॉलीमराइजेशन करवा के दिखाया, ओके। तो एक तरीके से हमारे पास टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में हमें चीज़ें बनवा के दिखाई। उसके बाद हमारे पास आता है चेकर्स बोर्ड, इससे हम पता करते हैं कि हमारे पास कोडोन किस किस तरीके से बनेंगे, क्या क्या कैसे डिफरेंट अमीनो एसिड्स आगे आगे जाके कोडोन बनाएंगे। तो सुनो, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे रख दो UCAG, यहाँ भी रखो UCAG, हर बॉक्स में देखो, ठीक है, कितने UCAG, इधर भी क्या रखोगे UCAG। अब देखो इधर एक बार U, इधर CAG, बट इधर देखो आप, इधर भी UCAG, लेकिन यहाँ एक ही बॉक्स में चारों बेस पेयर रखो, फिर नेक्स्ट वाले में भी चारों, नेक्स्ट वाले में भी 4, नेक्स्ट वाले में भी 4, तो ऐसे टोटल हमारे पास 64 कोडोन बनते हैं, ठीक है। अब कैसे बनेंगे, देखो यहाँ से लिया U तो इधर आ गया U, फिर यहाँ से लो U, सेकेंड U, फिर यहाँ से लो U, तो ये बना फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड बना, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो U यहाँ से लिया, ये वाला U यहाँ गया, फिर यहाँ से क्या आया C, तो ये भी क्या बना फिनाइल एलेनिन, ओके। फिर यहाँ से U, यहाँ से U, यहाँ से A, तो UUA, ठीक है। फिर देखो UUG, तो UUG ये बना आपके पास। तो इस तरीके से हम अपने पास पूरे के पूरे कोडोन बनवा के देखेंगे, ठीक है। अब सुनो, इसके कुछ फीचर्स होते हैं हमारे पास जेनेटिक कोड के। तो द कोडोन इज ट्रिपलेट, हमने अभी देखा जो कोडोन है वो क्या अच्छा होता है, ट्रिपलेट, 3 की फॉर्म में 3 कॉम्बिनेशन होंगे नाइट्रोजन बेसिस के, ठीक है। अब टोटल होते हैं 64, बट उनमें से सिर्फ 61 कोडोन ही हैं जो कि काम करते हैं, 3 कोडोन कोई भी काम नहीं करते, ठीक है। इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडोन बोलते हैं। अब ये स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं, देखो UAA, UAG, UGA, पहले UAA, फिर इस एक बेसिकली देखो इस A की जगह पे G रख दो, ठीक है, फिर इस बीच वाले A की जगह पे फिर वापस से G रख दो, तो UAA, UAG, UGA ये आपके पास स्टॉप कोडोन होते हैं, ठीक है। अब सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, अगर एक ही अमीनो एसिड्स को काफ़ी ज़्यादा कोडोन बना रहे हैं तो वो कोड डीजनरेट हो जाएगा, उसका आगे कोई भी फंक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। द कोडोन इज रीड इन mRNA इन कंटिन्यूअस फैशन, देयर आर नो पंक्चुएशन, जो कोडोन होगा mRNA के अंदर वो हम एक कंटिन्यूअस फैशन में रीड करेंगे, वहाँ पे कोई भी फुल स्टॉप नहीं होने वाला। एग्जाम्पल ये रहा,
AUG, यू, क्या बीच में कोई आपको पंक्चुएशन दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसके आगे कोड है जो कि यूनिवर्सल होगा, मतलब अगर मेरे अंदर देखो यू ये क्या बनाता है? फिनाइल एलिलीन। तो ज़रूर नहीं है कि मेरे अंदर ही बनाएगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो या ह्यूमन हो, सबके अंदर एक कोडोन एक ही काम करेगा, ठीक है। वो एक ही तरीके का अमीनो एसिड बनाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, लाइक प्रोटोजोआ के अंदर, वहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सेप्शन मिलती है माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन के अंदर। ओके, नेक्स्ट है AUG। अब देखो AUG, अब देखो आपने स्टॉप कोडोन पढ़ लिए, लेकिन एक तरीके से स्टार्ट करने वाला भी तो कोई ना कोई होगा ना, बिल्कुल। तो AUG के डुअल फंक्शन होते हैं, वो कोड करता है मेथोनाइन के लिए। तो ये जहाँ पे भी AUG आ जाएगा, ठीक है, वहीं से हमारे पास जेनेटिक कोड स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सबसे पहले डुअल फंक्शन करेगा, स्टार्ट भी करेगा और मेथोनाइन को भी कोड करता है, ठीक है। तो स्टार्ट कोडोन तो है ही, साथ साथ मेथोनाइन कोड भी होता है। ओके, आगे आओ अपने पास। अब जैसे कि हमारे पास आता है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में देखा था म्यूटेशन कैसे कैसे होती है, कैसे उसका फ़र्क पड़ता है हमारे पूरे सिस्टम पे, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड DNA आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन। जो कि रिलेशनशिप है, चाहे वो जीन हो या DNA के हो, उसके बीच में हम अच्छे से रीड कर पाते हैं, समझ पाते हैं म्यूटेशन के थ्रू, ठीक है। यू हैव स्टडीड अबाउट म्यूटेशन एंड इट्स इफेक्ट इन चैप्टर 4। जैसा कि हम पढ़ के आए चैप्टर 4 में, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस था, हमने वहाँ पे म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था। सिकल सेल एनीमिया जैसे कि एग्जाम्पल होता है हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन का, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ लार्ज डिलीशन एंड रीअरेंजमेंट इन सेगमेंट ऑफ DNA आर ईजी टू कॉम्प्रीहेंड। जैसा कि हमारे पास इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, जैसे कि मान लो किसी के DNA के अंदर अचानक से काफ़ी डिलीशन हो गया हो बेस पेयर्स का, या फिर वापस से रीअरेंजमेंट हो गया हो DNA के अंदर, तो ये हम ईजिली पता कर सकते हैं, ठीक है। अब ये होती क्यों है म्यूटेशन? या तो कुछ ऐड हो गया हो आपके जीन के अंदर, या फिर कुछ गेन हो गया हो, मेरा मतलब ऐड हो गया, या फिर कुछ लॉस हो गया हो। ओके, द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन्ड हियर। जैसे कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो किसका एग्जाम्पल है? पॉइंट म्यूटेशन का, ठीक है। तो पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर। मतलब मानो AUG होना था, ठीक है, बट हो गया AUC, यानी एक ही बेस पेयर में जब दिक्कत आए तो उसे बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था सिकल सेल एनीमिया के, कि जो बीटा ग्लोबिन जो चेन थी, वहाँ पे हमारे पास एक तरीके से ग्लूटामिक एसिड की जगह पे आ गया था वलाइन एसिड, ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू ग्लूटामेट टू वलाइन, ठीक है, जिसकी वजह से बीमारी हुई, जिसको बोला सिकल सेल अनीमिया। इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट और डिलीट अ बेस इन स्ट्रक्चरल जीन कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब हम नीचे एग्जाम्पल से समझेंगे कि जो पॉइंट म्यूटेशन है, चाहे उसमें एडिशन हो रहा हो या फिर डिलीशन हो रहा हो, उससे बॉडी पे क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, राम हैज़ रेड कैप, राइट। अब मानो मैंने क्या किया, देखो अब आप एक चीज़ देखना, 3 ही कोडोन है हर जगह पे, ठीक है, 1 2 3, 3 की उसमें है ना, नाइट्रोजन बेसिस की फॉर्म में, राइट। ये चीज़ आप याद रखना। आगे देखो, अब मैंने क्या किया, राम सेम है सेम है, बस रेड से पहले यानी R से पहले मैंने B को इंसर्ट कर दिया, ये रहा। अब क्या होगा हमारे पास, P अलग हो गया। अब देखो पूरा कोडोन चेंज होगा धीरे धीरे करके। देखो B यहाँ गया, RE, DC इधर और P पीछे। अब मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम कुछ और लेटर्स को ऐड करके देखते हैं। तो मैंने अब क्या किया, B के बाद I भी ऐड कर दिया। तो देखो अब हमारे पास शिफ्ट होती जा रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने 3 लेटर्स यहाँ मैंने एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिए, लाइक बिग, राम हैज़ बिग रेड कैप। अब इससे हमारे पास क्या हुआ, एक तरीके से क्या हो गया, फ्रेम शिफ्ट हुआ ना। तो अगर हम सेम एक्सरसाइज रिपीट करें, अगर हम लेटर्स को डिलीट कर दें, हमने जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमने ऐड किए चीज़ें, और अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे था राम हैज़ रेड कैप, R को मैंने हटा दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, E को हटा दिया, फिर यहाँ पे मैंने D को हटा दिया। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे डिलीशन करके दिखाया हम लोगों ने, ठीक है। द कंक्लूजन फ्रॉम अबव एक्सरसाइज इज़ वेरी ऑब्वियस। इंसर्शन हो या फिर डिलीशन हो 1 और 2 बेसिस का, जो कि चेंज कर देगा फ्रेम को, है ना। एक तरीके से देखो हम यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें पढ़ते थे। पहले देखा था राम हैज़ रेड कैप, उसके बाद पूरा चेंज, राम हैज़ BREC, पता नहीं क्या ही क्या बन गया, पूरा बेस चेंज हुआ ना। ये देखो फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिलीट हो गया।
तो एक तरीके से हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। हाउएवर सच म्यूटेशन इज आर रेफर टू एज फ्रेम शिफ्ट या फिर डिलीशन म्यूटेशन, ठीक है। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस, इंसर्ट और डिलीट इन 1 और मल्टीपल कोडोन, हैंस 1 और मल्टीपल amino acids and reading frame remain unaltered from that point onwards। हमारे पास अगर हम इंसर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, ऐड हो रहा है, यहाँ पे डिलीट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बेसिस का, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा पूरा फ्रेम ही अलग दिखेगा, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे 2 म्यूटेशन हम लोगों ने पढ़ी, पॉइंट म्यूटेशन देन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन जब एक बेस पेयर में चेंज होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जब शिफ्ट होती जाएंगी चीज़ें, उससे कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, राइट। आगे देखो बात है tRNA। अब tRNA की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो अमीनो एसिड्स हैं, अब वहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी तो है नहीं, तो हमें एक तरीके से कोई रीड करने वाला चाहिए, क्योंकि अगर मान लो ये है आपके पास, ये tRNA होता है जो कि रीड करता है बेसिकली। यहाँ देखो ये mRNA है, ठीक है, यहाँ mRNA के कोडोन है। अब इस tRNA के पास ना एक एंटी कोडोन लूप होती है। अब ये एंटी कोडोन लूप मतलब क्या, अगर यहाँ पे U है तो ये किसको अटैच करेगा, यहाँ पे A को, यहाँ पे अगर CA किसको अटैच करेगा, G को, यानी mRNA के पास कोडोन प्रेजेंट ऑलरेडी है, एंटी कोडोन इसकी खुद की लूप है। अब इससे ये चीज़ें जुड़ती जाएंगी और फिर यहाँ देखो अमीनो एसिड्स ये बनते जाएंगे, तो tRNA हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ प्रपोजिशन ऑफ कोड इट वॉज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक। जैसे ही हमने जेनेटिक कोड को एक तरीके से प्रपोज किया तो फ्रांसिस क्रिक को क्लियर था कि हमें कुछ ना कुछ मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी जो कि कोड को रीड कर सके और फिर उसको लिंक कर दे अमीनो एसिड्स के साथ। तो यही तो हुआ है, देखो यहाँ पे कोड को रीड किया, फिर उसको लिंक करके अमीनो एसिड्स यहाँ पे बना दिए, ठीक है। तो अब बिकॉज अमीनो एसिड्स हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी टू रीड द कोड यूनिकली, क्योंकि हम सब जानते हैं जो अमीनो एसिड्स उनके पास कोई भी स्पेशलिटी नहीं होती जिससे कि वो कोड को रीड कर सकें, राइट। ही postulated the presence of an adapter molecule that would on one hand read the code and on other hand would bind to the specific amino acid। तो उन्होंने क्या किया, एक अडप्टर मॉलिक्यूल के बारे में हमें बताया जो कि होता है tRNA, जो कि एक तरफ से तो रीड भी करेगा, साथ साथ अमीनो एसिड्स को भी बाइंड करता रहेगा, ठीक है। तो जो tRNA है उसको पहले बोलते थे sRNA, सॉल्युबल RNA, ठीक है। जेनेटिक कोड आने से पहले हम इसको sRNA करके जानते थे। हाउएवर इट्स रोल एज एन अडप्टर मॉलिक्यूल वॉज असाइंड मच लेटर। इसके जो अडप्टर मॉलिक्यूल का जो रोल था वो हमें काफ़ी टाइम बाद जाके पता चला, ठीक है। तो देखो tRNA के पास एंटी कोडोन लूप है, दिस इज़ योर एंटी कोडोन लूप, एक और अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करने का भी एंड है। यहाँ से देखो चीज़ें कंबाइन होंगी, फिर अमीनो एसिड्स यानी कि एक तरीके से बनते जाएंगे और यहाँ पे वो एक्सेप्ट होते जाएंगे। तो tRNA has an anticodon loop that has bases complementary to code। tRNA के पास एंटीकोडोन लूप होती है जो कि कोड के जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है। इसी के अलावा अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है जिससे अमीनो एसिड आके बाइंड करेंगे, ठीक है। हर tRNA एक बेसिकली tRNA आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। अब हर अमीनो एसिड के लिए जो tRNA के जो बेसिस होंगे वो स्पेसिफिक होंगे। अब अगर हमें इनिशिएशन करनी है, हमें स्टार्ट करवाना है कोडोन को यानी कि tRNA को, तो कैसे करवाएंगे, हमें एक और tRNA की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे एक और एक, 2 tRNA ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो ही आप स्टार्ट कर पाओगे। अब यहाँ पे कोई भी स्टॉप कोडोन नहीं होता है tRNA को रोकने के लिए। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर हमें दिखता है क्लोवर लीफ की तरह, ठीक है। और लेकिन अगर हम इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें तो हमें tRNA कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल की तरह दिखेगा जो कि हमें उल्टे एल की तरह नज़र आता है। तो देखो ये क्लोवर लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। बट अगर हम इसको देखते हैं एक तरीके से तो हमें दिखेगा इन्वर्टेड एल की तरह शेप इसकी दिखती है, ठीक है। तो यहाँ तक का पोर्शन जिसको भी पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।